नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर था सेल एंड टिश्यूज़, कोशिका एवं ऊतक। वो आपका पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया है। और सेकंड चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब इसमें वर्ड आ रहा है रक्त यानी ब्लड और परिसंचरण मतलब कुछ घूमना यानी परिवहन करना। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो ब्लड का परिवहन मतलब ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में। और जब ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है तो ब्लड के साथ साथ उसमें आहार यानी जो हम भोजन करते हैं उसका एक छोटा छोटा रूप, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो हम खा रहे हैं उसके बिल्कुल छोटे कण हो जाते हैं, सरल रूप में हो जाता है वो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन, मिनरल्स। और उसके अलावा पानी, जल बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी हमारे पौष्टिक तत्वों में भी आता है शरीर के लिए। तो वो और उसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो रक्त के द्वारा पूरे शरीर में घूमती है। पूरे शरीर में घूम के क्या करती है, वहाँ जगह जगह टिश्यूज़ हैं, ऊतक। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलके ऊतक बनाती है, बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं और बहुत सारे तंत्र जो हैं वो एक बॉडी यानी एक शरीर को बनाते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि इस तंत्र में ब्लड घूम रहा है, रक्त घूम रहा है। तो रक्त जो है वो भोजन को लेके घूमता है, उसके अलावा वो जल को लेके घूमता है और ऑक्सीजन को लेके घूमता है। और घूम घूम के और हमारे जो तंत्र हैं, तंत्र के अंदर अंग है, अंगों के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जो ऊतक हैं, उन ऊतकों में वो उन चीज़ों को प्रोवाइड करता है, मतलब दे देता है। जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है रक्त उन चीज़ को वहाँ दे देता है। देने के बाद में उस जगह जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी रूप में, जैसे वहाँ ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मिलेगी, या फिर जैसे प्रोटीन दिया, अमीनो एसिड्स दिए तो वहाँ से यूरिया, यूरिक एसिड, मतलब एक अच्छी चीज़ जो है, शुद्ध चीज़ रक्त लेके जाता है और ऊतकों तक पहुंचाता है। और वहाँ से अशुद्ध यानी व्यर्थ पदार्थ जो है वही रक्त अपने अंदर घोल के पुनः जो है वो सर्कुलेट होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि ब्लड का परिवहन होता है, घूमता है, और वो हमारे शरीर में भोजन को, जल को और ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचाता है और वहाँ से व्यर्थ पदार्थों को भी वापस लाता है। ये बहुत ही सरल भाषा में इसकी एक डेफिनेशन टाइप हो गई। अब हम कहेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो हम किस तरह से इसकी हम पढ़ाई करेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जैसे ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा हृदय यानी हार्ट, और रक्त वाहिनियाँ या रक्त वाहिकाएँ, मतलब हम पूरे तंत्र को 3 भागों में बांट के और उसकी स्टडी करेंगे कि कौन जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत शॉर्ट में 2-2 लाइन में तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जब रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा है तो रक्त मतलब एक द्रव पदार्थ जो कि पूरे शरीर में घूमता है, ऊतकों तक शुद्ध पदार्थ देता है और वहाँ से अशुद्ध पदार्थ लेके आता है। दूसरा हृदय यानी हार्ट, तो हार्ट एक ऐसा पंप है या संचालक शक्ति है जो कि ब्लड को आगे पुश करने के लिए मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ये कहते हैं कि नीचे टैंक में पानी है घर में और
टैंक ऊपर की टंकी में पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाते हैं हम? अगर उसमें प्रेशर नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। प्रेशर करने के लिए वहाँ हम एक मोटर पंप लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से उस पानी को ऊपर पहुंचाते हैं। सेम हमारे शरीर में भी जो पंप होता है वो हृदय होता है। हृदय एक पंप है जो कि ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा है रक्त वाहिनियाँ या रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ये वे मार्ग हैं जिनके द्वारा रक्त जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया मोटर का, तो आप वही एग्जाम्पल यहाँ भी ले लीजिए कि मोटर का पानी टंकी में जा रहा है, ऊपर नीचे टैंक से जा रहा है, ठीक है। और वो जो मोटर पंप है वो तो हमने हृदय को बता दिया। तो जा किससे रहा है? जो पाइप्स हैं और जो नलिकाएं हैं उनके द्वारा वो पानी जा रहा है। तो यहाँ रक्त जो है जिन पाइप्स के द्वारा जाता है, जिन नलिकाओं के द्वारा जाता है, उन नलिकाओं को रक्त वाहिनियाँ या रक्त वाहिकाएं कहते हैं। रक्त वाहिकाएं जो हैं, ब्लड वेसल्स, वो हमारे शरीर में दो प्रकार की होती हैं, एक धमनी और एक शिराएं। धमनियों को हम आर्टरीज कहते हैं और शिराओं को हम वेन्स कहते हैं। धमनियाँ जो हैं वो शुद्ध रक्त हृदय की तरफ से सारे टिश्यूज़ पर ले जाती हैं और टिश्यूज़ से मतलब ऊतकों से सारा अशुद्ध रक्त जो है वो शिराएं वापस लाके और हृदय को दे देती हैं। धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं और शिराएं अशुद्ध रक्त लाती हैं। ये धमनियाँ हैं, ये शिराएं हैं। लेकिन जहाँ वो दोनों मिलती हैं वहाँ कुछ जाल बन जाता है और पतली पतली नलिकाओं का। ये थोड़ी मोटी होंगी और बीच में पतली पतली नलिकाओं का एक जाल होता है। हम उस जाल को कहते हैं रक्त केशिकाएं। केशिकाएं मतलब केश मतलब बाल, मतलब बाल जितनी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं उनमें से ब्लड जाता है। तो रक्त केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज, ये धमनी है, ये शिराएं हैं और बीच में जो है वो रक्त केशिकाएं हैं। तो रक्त वाहिनियाँ या रक्त केशिकाएं जो हैं वो ब्लड को ले जाने वाले मार्ग होते हैं। अब हम वापस से ब्लड यानी रक्त के ऊपर डिस्कशन के लिए आते हैं। रक्त जो है, अगर हम हमारी नेकेड आँखों से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है? रक्त हमेशा हमको लिक्विड दिखाई देता है। मतलब हम ये कहेंगे रक्त कैसा है, कोई भी पूछेगा तो रक्त बह रहा है, मतलब द्रव है। तो हमको यही लगेगा कि रक्त जो है वो द्रव यानी लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम रक्त को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ब्लड का जो संरचना है वो होती है, उसमें द्रव और ठोस दो भाग दिखाई देते हैं। मतलब रक्त जो है वो हमारे शरीर में लिक्विड और ठोस के रूप में पाया जाता है। जब रक्त हमारे शरीर में मतलब सबसे पहले शुद्ध रक्त जब निकल रहा है तब हम उसको कहेंगे चमकीला लाल रंग। और वो चमकीला लाल जो है, अभी जो बताया धमनियाँ उनमें जाता है, तो वो चमकीला लाल क्यों होता है? क्योंकि उस वक़्त उसमें ऑक्सीजन अंदर रहती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चमकीला लाल रंग का होता है। लेकिन जब धमनियाँ वहाँ तक जाती हैं और अपनी ऑक्सीजन दे देती हैं, अच्छा ऑक्सीजन किसके साथ जाती है? ऑक्सीजन जो है वो रक्त के अंदर एक पिगमेंट, एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ बंध कर जाती है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर जाती हैं, वहाँ ऑक्सीजन दे देती हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और वहाँ उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो हो जाता है तब वो आर्टरी इनमें वेन्स में शिराओं में आ जाता है और वहाँ वो चमकीला लाल नहीं होता, वहाँ वो बैंगनी लाल कलर का हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसने दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आ गई, तो वहाँ वो बैंगनी लाल कलर का हो जाता है।
कोई भी एक नॉर्मल जो वज़न होता है किसी भी शरीर का, तो उसमें करीब 5% जो वज़न है वो हमारे रक्त से बनता है। और हम ये कहेंगे कि करीब 6 से 7 लीटर ब्लड जो है वो किसी भी एक व्यक्ति में पाया जाता है। ये एक बहुत ही जनरल सा इसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर तो वो आते हैं कि रक्त की संरचना लिखें, तो आपको थोड़ा टेक्निकली लिखना पड़ेगा उसमें। ये सारा तो लिखेंगे ही कि रक्त में ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, लाल है, चमकीला लाल है, बैंगनी लाल कलर का होता है। लेकिन अब हम अगर रक्त की संरचना अगर हम पढ़ते हैं तो रक्त जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में वो 2 पार्ट्स उसमें दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है द्रव यानी लिक्विड, जो कि 55% पाया जाता है, और जो ब्लड में ठोस रचनाएं सॉलिड्स जो दिखाई देते हैं, कण छोटे छोटे, वो होते हैं 45%। तो जो लिक्विड भाग है 45%, उसको हम कहते हैं रक्तवारी यानी प्लाज्मा। और दूसरा भाग जो ठोस रचनाएं जो कणिकाएं दिखाई देती हैं, हम उनको कहते हैं रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं और ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। मतलब ब्लड 2 भाग से बना हुआ है, एक द्रव और एक ठोस। आज हम सिर्फ द्रव भाग के बारे में बात करेंगे। द्रव भाग को हम रक्तवारी यानी प्लाज्मा कहते हैं। अब हम सोचेंगे कि जो प्लाज्मा द्रव कलर जो द्रव भाग है वो क्या होता है। तो जो प्लाज्मा है वो ब्लड के अंदर लाल कलर का नहीं है, वो वाइट कलर मतलब ट्रांसपेरेंट कलर जो हमारे फफोले में पाया जाता है, या हम कह लें कि हल्के पीले कलर का होता है जो फफोले में पाए जाने वाला है, या क्रीम कलर का जो होता है। तो ये जो द्रव वाला भाग है वो हल्के पीले कलर या फफोले में पाए जाने वाले द्रव के समान रक्तवारी और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, और वो पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमारी सेल के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसको बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर कई सारे पदार्थ बनते हैं, एंजाइम, हार्मोन, ये सब, वो सब ब्लड में पाए जाते हैं। अपन कहते हैं कि ये चीज़ ब्लड में होती है। तो ब्लड के, रक्त के जो द्रव वाला भाग है प्लाज्मा, ये उसमें पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा जो है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में सबसे पहले पानी पाया जाता है, जल। और जल जो है वो प्लाज्मा में करीब 90% पानी ही होता है। जो प्लाज्मा है वो द्रव है, और पानी इस प्लाज्मा में 90% पाया जाता है। और ये 90% पानी जो है वो किसी भी कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है उसको ये रिप्लेस करता रहता है टाइम टू टाइम, और कोशिकाएं जो हैं, सभी कोशिकाएं, उनको ये भिगोए हुए रखता है। दूसरा जो पदार्थ है प्लाज्मा में पाया जाने वाला वो है मिनरल्स, खनिज लवण। खनिज लवण प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज लवण होते हैं? बहुत सारे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सारे खनिज लवण जो हम खाना खाते हैं, जैसे मान लो हरी सब्जियां खाई तो उससे हमको कैल्शियम मिला, या फिर हमने कोई जूस पिया उससे पोटेशियम मिला। तो जो हम खाना खाते हैं उसका छोटा छोटा रूप हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है हमारे शरीर में। तो वो कहाँ जाता है? वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ब्लड के जो द्रव पदार्थ है उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ये जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब जो हैं वो हमारी कोशिकाओं में जीव द्रव्य में मतलब प्लाज्मा में ये पाए जाते हैं, और ये प्लाज्मा के खनिज लवण जो हैं वो जीव द्रव्य को, मतलब कोशिका के जीव द्रव्य को बनाते हैं। उसके अलावा जो खनिज लवण हैं वो अम्ल
और क्षार, हमारे शरीर में कुछ अम्ल और क्षार होते हैं और उनमें कुछ क्रियाएं होती हैं, वो हमारे शरीर में अम्ल और क्षार हमारे शरीर में कुछ प्रभाव डालते हैं। भाई एसिडिक या बेसिक कुछ प्रभाव डालते हैं, लेकिन उनको बफर करने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए, अम्लीय को क्षारीय और क्षारीय को अम्लीय करने के लिए ये खनिज लवण काम में आते हैं। इसलिए हम इन खनिज लवणों को प्रतिरोधक पदार्थ यानी बफर सब्सटेंस भी कहते हैं। मतलब प्लाज्मा में बफर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तीसरी तरह के जो पदार्थ हैं वो है प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो है प्लाज्मा प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन हैं? वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं और उन्हीं अमीनो एसिड्स को ही हम प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का वो छोटा भाग होता है। इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होता है वो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा कोलॉइडल होता है, मतलब थोड़ा सा चिकना चिकना सा होता है। तो ये प्रोटीन ब्लड को लसलसापन देते हैं, मतलब थोड़ी चिकनाहट जैसा देते हैं, और इसीलिए ब्लड जो है उसमें लसलसापन यानी ब्लड जो है वो विस्कस होता है, विस्कोसिटी हो जाती है, वो ब्लड एक लसलसापन लिए हुए होता है। मतलब ब्लड को अगर अपन बहाएंगे तो एकदम नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गाढ़ापन है, और वो गाढ़ापन किसने दिया? वो गाढ़ापन प्लाज्मा में जो ये प्रोटीन उपलब्ध हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये उसको लसलसापन देते हैं। इस विस्कोसिटी या लसलसापन से क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि जब शिराओं से या धमनियों से जब ब्लड जा रहा है तो चूंकि वो गाढ़ा है, इसलिए वो अंदर से ऊतकों की तरफ, टिश्यूज़ की तरफ फटाफट नहीं निकलेगा। अगर पतला होता तो हो सकता है कि उसकी जो आउटर लाइन है उससे जो है द्रव वो निकल जाता, लेकिन ये गाढ़ा होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं निकलता है। उसके अलावा ये हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए भी बहुत मदद करता है। चौथा जो पदार्थ है प्लाज्मा में पाया जाने वाला, वो है भोज्य पदार्थ, यानी कोई भी फूड सब्सटेंस। जो हमने खाना खाया वो खाना कुछ छोटे कणों में, मैं हर वक्त ही बताती हूँ आपको कि जो खाना खाते हैं हम वो एज इट इज़ नहीं रहता शरीर में, वो छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होकर ब्लड के अंदर अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हमने चपाती खाई है वो कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गई, जो दाल अंडा जो भी खाया है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो गया, जो मक्खन घी खाया है वो फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है और वो प्लाज्मा के अंदर छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में रक्त जो है वो जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वहाँ जाता है, यानी आहार नाल, पाचन तंत्र में पढ़ाएंगे आपको कि आहार नाल क्या है। तो आहार नाल के द्वारा जो ये पदार्थ हैं, बहुत ही सूक्ष्म, मतलब छोटे सरल रूप के जो भोज्य पदार्थ हैं, वो आहार नाल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ वो पदार्थ भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पदार्थ गैसेस। प्लाज्मा में कुछ गैसेस यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस पाई जाती हैं। उसके बाद में छठा है व्यर्थ पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ शुद्ध चीज़ें हैं, और जहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि शुद्ध अगर जाएगी वहाँ से तो उस जगह रिप्लेस होएगी अशुद्ध चीज़। तो
प्लाज्मा में व्यर्थ पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में आप देखिए यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कई चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और ये जो व्यर्थ पदार्थ हैं ये प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, मतलब चयापचय से जो व्यर्थ पदार्थ बनते हैं तो वो यकृत में बनते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यकृत में बनते हैं और किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वृक्क यानी किडनी, गुर्दे या किडनी या वृक्क एक ही चीज है, तो उनके द्वारा वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन यकृत के द्वारा बनते हैं, वृक्क के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन किडनी में ले जाने के लिए कौन होगा? किडनी के अंदर ब्लड जाता रहता है। मतलब जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे एफरेंट वाहिका और इफरेंट वाहिका ग्लोमेरुलस में, मतलब एक तो अशुद्ध रक्त लेके आ रही है और वापस से शुद्ध रक्त ले जा रही है। और गंदगी कहाँ गई? वो ग्लोमेरुलस जो है पूरा नेफ्रॉन उसमें जाके और पूरा मूत्र बन के और यूरिनरी ब्लैडर में वो इकट्ठा हो जाता है। और अगर ऐसा इकट्ठा नहीं होगा, ऐसी गंदगी साफ नहीं होगी, गंदगी उसी में चलती जाएगी ब्लड में, तो आदमी बहुत जल्दी मर सकता है। इसलिए प्लाज्मा में व्यर्थ पदार्थ जो है वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा में प्रतिपिंड और प्रतिविष यानी एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। ये जो एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स हैं ये संक्रमण के विरुद्ध कार्य करते हैं। कोई भी जो चीज़ आती है, मान लो विजातीय चीज़, कोई बैक्टीरिया है, कीटाणु है, कोई अंदर आ गया है, तो उसको मारने के लिए कुछ चाहिए। तो अगर एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे शरीर के अंदर तो वो उसको खा जाती हैं, भक्षण क्रिया के द्वारा ख़त्म कर देती हैं और संक्रमण आगे नहीं होता है। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो कि इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करते हैं। आठवीं चीज जो है प्लाज्मा में पाई जाने वाली वो होती है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं और हार्मोन जो है वो किसके द्वारा बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये आपके पूरा चैप्टर है, वहाँ हम और पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना सा पता लगाना है आपको कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, वो हार्मोन्स बनाती हैं और वो हार्मोन्स जो हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वो पहुँचाए जाते हैं। लास्ट जो है वो है एंजाइम्स। प्लाज्मा में एक और बहुत ही जरूरी रासायनिक पदार्थ एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स किससे बनते हैं? हमने टिश्यूज़ में पढ़ा था। एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो हार्मोन बनाती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब वहाँ जो हमने दो बनाई थी, सिंपल ग्लैंड्स और जो है कंपाउंड ग्लैंड्स, उसमें ट्यूबुलर, सेक्युलर, थैलीनुमा, नली आकार, ये कई सारी पढ़ाई थी। तो वहाँ आप याद करें कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो एक लिक्विड बनाती हैं, वो एक पदार्थ बनाती हैं और उसको, उस रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स जो हैं रासायनिक पदार्थ वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं और वो हमारे शरीर में कई सारे रासायनिक परिवर्तन करते हैं। तो आज का जो अभी पूरा पढ़ाया वो मैं एक बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ कि रक्त परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेट होता है तो किसके द्वारा होता है? ब्लड जिस नलियों के द्वारा जा रहा है वो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, और जो उसको पंप कर रहा है, जो उसको संचालक शक्ति आगे भेज रही है वो है हृदय। हम इनको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को हम डिटेल लेंगे, इसलिए अभी मैंने सिर्फ रक्त के बारे में, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड ही आपको स्टार्ट किया है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड मतलब रक्त की संरचना जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, नंगी आंखों से देखेंगे तो वो ब्लड दिखाई देगा, खाली द्रव, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो द्रव और ठोस। द्रव 55%, ठोस 45%। द्रव को हम कहते हैं प्लाज्मा, ठोस को हम कहते हैं रक्त कणिकाएं। जो
द्रव वाला पदार्थ है प्लाज्मा, वो पानी जो फफोले में पाए जाने वाला पानी है वैसा होता है, और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, पानी, खनिज लवण, प्लाज्मा प्रोटीन, भोज्य पदार्थ, गैसेस, व्यर्थ पदार्थ, प्रतिपिंड, प्रतिवेश, हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये सब जो हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हमने पढ़ा ये दो चीज़ है, तो प्लाज्मा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेंगे जो ठोस रचनाएं हैं यानी रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स। ओके, थैंक यू।